पिछले लेक्चर में हमने पुरुष के स्वरूप के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये भी चर्चा की थी कि सांख्य कारिका में कारिका संख्या 17 में ईश्वर कृष्ण ने पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के प्रमाण या तर्क प्रस्तुत किए हैं। आज की इस कक्षा में हम उन्हीं तर्कों के विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण के अनुसार या ईश्वर कृष्ण के द्वारा पुरुष की सत्ता को किस प्रकार सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कारिका है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यायदधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। इस संस्कृत में हमारे जो प्राचीन काल की भाषा है वह संस्कृत है और निसंदेह कारिका, पूरी सांख्य कारिका संस्कृत में ही मूल रूप में प्रस्तुत है। इन तर्कों को, जो इस पूरी कारिका में 5 तर्क दिए गए हैं, इनको एक एक करके इनकी व्याख्या हम करने का प्रयास अब करते हैं। पहला तर्क है संघात परार्थत्वात्। यह तर्क साधन और साध्य की दृष्टि से दिया गया है। इसमें हम कहते हैं कि मीन्स एंड एंड्स की दृष्टि से पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स। वह जटिल हैं, वह अंशों से मिलकर के बने हैं। प्रकृति के उत्पाद या सृष्टि की वस्तुएं अंशों से मिलकर के बनी हैं और यह सब कैसी हैं? आर मीन्स टू द एंड्स ऑफ कॉन्शियस बीइंग्स। यह चेतन, जहां चेतना है, उनके किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। आप देखेंगे कि संसार में जितनी भी वस्तुएं निर्मित हुई हैं, निर्मित की जाती हैं या उत्पन्न होती हैं, वह किसी चेतन सत्ता के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। यदि वनस्पति है तो वह हमें भोजन सामग्री देती है, वह हमें औषधियां देती है। यदि जल है तो वह हमारे उपयोग की वस्तु है। यदि हम कोई चीज बनाते हैं, मान लीजिए हम भवन का निर्माण करते हैं, हम मेज का निर्माण करते हैं, हम कुर्सी का निर्माण करते हैं, कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है या की जाती है, वह किसी न किसी चेतन सत्ता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। जड़ वस्तुओं का स्वयं का कोई उद्देश्य नहीं होता। उनके अचेतन होने के कारण उनमें उद्देश्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यदि कहीं उद्देश्य है तो वहां चेतन सत्ता है। हम ये देखते हैं कि प्रकृति की समस्त वस्तुएं किसी ना किसी के उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनती हैं। अर्थात प्रकृति और प्रकृति के उत्पाद, प्रकृति के अंतर्गत निर्मित होने वाली, उत्पन्न होने वाली अथवा निर्मित की जाने वाली, उत्पन्न की जाने वाली वस्तुएं किसी दूसरे साध्य की, अपने से बाहर किसी साध्य को प्रीसपोज करती हैं। यदि साध्य नहीं है, जो प्रकृति और प्रकृति के उत्पादों से भिन्न नहीं है, तो फिर प्रकृति में किसी भी प्रकार के उद्देश्य का वास हम नहीं मान सकते। तो वस्तुएं जिसके उद्देश्य की पूर्ति का कार्य करती हैं, वह पुरुष है। That whose purpose is served must be different from what serves the purpose.
जिसके उद्देश्य की पूर्ति होती है वह उद्देश्य की पूर्ति करने वाली वस्तु से भिन्न होता है। यदि मैं उदर पूर्ति करने के लिए भोजन करता हूं तो भोजन करने वाला व्यक्ति भोजन से निश्चित रूप से भिन्न होगा। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने वाली वस्तु उद्देश्य के धारक से भिन्न होगी। प्रकृति और प्रकृति की वस्तुएं उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, तो जिसके उद्देश्य की वह पूर्ति करती हैं वह प्रकृति से भिन्न कोई सत्ता होनी चाहिए और ऐसी सत्ता पुरुष है। कॉन्शियस सेल्स आर डिफरेंट एंड एंड्स इन देमसेल्व्स। जो चेतन सत्ताएं हैं वह स्वयं में अपने आप में एंड्स हैं, अपने आप में लक्ष्य हैं, वह अपने आप में साध्य हैं, वह किसी का साधन नहीं है। फॉर whom the physical objects serve as means। चेतन सत्ताएं क्या हैं? चेतन सत्ताएं ऐसे साध्य हैं जिनके उद्देश्य की पूर्ति सृष्टि की वस्तुएं, जड़ वस्तुएं, अचेतन वस्तुएं करती हैं। फिजिकल वर्ल्ड सर्व्स द एंड ऑफ कॉन्शियस रियलिटी। जो भौतिक जगत है वह चेतन सत्ताओं के उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्रकृति का उद्देश्य पुरुष के सम्मुख पुरुष के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तुत होना है। अतः प्रकृति से भिन्न पुरुष का चेतन सत्ता का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरा तर्क है त्रिगुणादि विपर्यायात the experiencer of experiences। All objects of the world being त्रिगुणात्मक produce pleasure, pain और indifference। हम ये बात पहले भी देख चुके हैं जब हमने प्रकृति के स्वरूप की चर्चा की थी, जब हमने त्रिगुणात्मक प्रकृति की चर्चा की थी कि प्रकृति की समस्त वस्तुएं तीन और केवल तीन ही प्रकार के मूल प्रभाव उत्पन्न करती हैं। या तो वह हमें किसी सुख की प्राप्ति कराती हैं, या हमें हमारे दुख का कारण बनती हैं, या फिर हम उनके प्रति उदासीन रह जाते हैं, उनसे हम प्रभावित नहीं होते हैं। ये तीन ही प्रकार की बातें, किसी भी तीन ही प्रकार के प्रभाव प्रकृति का कोई भी उत्पाद उत्पन्न कर सकता है। यह प्रभाव किस पर उत्पन्न होते हैं? यह सुख और दुख का कर्ता कौन होता है? यह उदासीन रह जाने वाली सत्ता क्या है? कारिका के अनुसार, ईश्वर कृष्ण के अनुसार, सांख्य मत के अनुसार यह सुख और दुख जिसमें प्रकट होते हैं वह पुरुष है। प्रकृति या प्रकृति के उत्पाद त्रिगुणात्मक होने के उपरांत भी क्योंकि वह अचेतन है, क्योंकि वह जड़ है, अतः वह सुख या दुख के कर्ता नहीं हो सकते। वह सुख और दुख के कारण हो सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का कर्ता इन वस्तुओं से, संपूर्ण प्रकृति से भिन्न कोई सत्ता होनी चाहिए और ऐसी सत्ता पुरुष है। तीसरे तर्क में कहा गया अधिष्ठानात्, ऑन्टोलॉजिकल पोस्टुलेट ऑफ नॉलेज। देखिए, ज्ञान का अधिष्ठान कौन है, अधिष्ठाता कौन है? ऑल नॉलेज प्रीसपोजेस अ नोअर और दी सेल्फ। जहां भी ज्ञान है, ज्ञान की अवधारणा में ज्ञाता की पूर्व कल्पना करना आवश्यक हो जाता है। बिना ज्ञाता के ज्ञान की बात नहीं हो सकती। यदि ज्ञान है तो ज्ञान का करने वाला ज्ञाता हमें आवश्यक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। ऑल नॉलेज हैज टू बिलोंग टू कॉन्शियस एंटिटी एज द नोअर ऑफ द नोन। समस्त ज्ञान किसी चेतन सत्ता का ही ज्ञान हो सकता है। जड़ को कोई ज्ञान नहीं हो सकता। यदि हम ज्ञान की बात करेंगे, यदि हम ये मानेंगे कि ज्ञान संभव है, तो हमें ज्ञान करने वाला ज्ञाता भी मानना पड़ेगा। और ऐसा ज्ञान का ज्ञाता
कौन है? ऐसा ज्ञान का ज्ञाता चेतन है, चेतन सत्ता है, और चेतन सत्ता को सांख्य में पुरुष कहा गया है। अतः ज्ञान का अधिष्ठान होने के नाते पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। आगे क्या कहा गया? भोक्तृभावात्, द इंजॉयर ऑफ द इंजॉयड, भोक्ता। किस प्रकार से? देयर हैज टू बी एन इंटेलिजेंट इंजॉयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। नॉन इंटेलिजेंट प्रकृति कैन नॉट बी द इंजॉयर ऑफ इट्स ओन ऑब्जेक्ट्स। प्रकृति के जितने भी उत्पाद हैं, विषय हैं, जैसा कि पहले कहा गया कि ये उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, इनका कोई ना कोई भोक्ता होना चाहिए। भोक्ता होना चाहिए का अर्थ क्या है? कि यदि उपयोग की जाने वाली वस्तुएं प्रकृति हैं तो इनका उपयोग करता कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो चेतन हो। तो भोक्ता के रूप में भी, भोगों के भोक्ता के रूप में भी पुरुष की सत्ता सिद्ध है। तो हमने क्या देखा कि अनेक प्रकार से एक तर्क, और इस बीच में केवल्यार्थम प्रवृत्त, टेंडेंसी टुवर्ड्स लिबरेशन, ये एक महत्वपूर्ण तर्क है, अन्य तर्कों से थोड़ा सा भिन्न है। अभी तक हमने मीन्स एंड एंड्स की बात की थी, हमने नोअर ऑफ द नॉलेज की बात की थी, हमने इंजॉयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की बात की। यहां पर केवल्यार्थम प्रवृत्त में क्या बात कही जा रही है? यहां कहा जा रहा है सम पीपल मेक सिंसियर एफर्ट फॉर एब्सोल्यूट सेसेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। Such a desire and will can reside only in conscious non-material substance. देखिए, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं कि हम अपना परेशानी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हम किसी स्थिति से, किसी परिस्थिति से अपने आप को निकाल देना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। प्रकृति और प्रकृति के उत्पाद कैसे हैं? जड़ हैं। जो जड़ है उनकी कोई इच्छा नहीं हो सकती, उनका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। तो यह भावना कि मैं मुसीबतों से निकल जाऊं, मैं परिस्थितियों से मुक्त हो जाऊं, मैं बंधनों से और मैं सफरिंग से, मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, यह भाव कहां उत्पन्न हो सकता है? यह भाव जहां चेतना है केवल वहीं उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी भावना का होना, मुक्ति की भावना का यथार्थ होना, अपने आप में यह दर्शाता है कि प्रकृति से मुक्ति की कामना करने वाला, विषयों से मुक्त हो जाने की भावना रखने वाला या वाली कोई सत्ता है जो स्वयं प्रकृति से या प्रकृति के उत्पादों से या प्रकृति के प्रभावों से भिन्न है। ऐसी चेतन सत्ता पुरुष है। तो हमने ये देखा कि 5 प्रकार के तर्कों के माध्यम से सांख्य दार्शनिक, सांख्य कारिका यह सिद्ध करने का प्रयास करती है कि पुरुष से अलग, पुरुष से विलग एक चेतन सत्ता है, प्रकृति से अलग एक चेतन सत्ता है। यदि प्रकृति जड़ है तो चेतना की व्याख्या पुरुष के माध्यम से होती है। पुरुष को हमने द्रव्य रूप में देखा, यहां पर हमने एक ऑल परवेडिंग पुरुष की, एक सर्वव्यापी पुरुष की, एक द्रव्य रूपी पुरुष की बात की। तो चेतना की बात हम जब सृष्टि के अंदर करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के चेतनधारी, चैतन्यधारी जीवों की बात करते हैं। तो फिर वो क्या है? क्या वह वही नित्य मुक्त पुरुष हैं? यदि वह नित्य मुक्त पुरुष हैं तो फिर प्रकृति के साथ में आबद्ध क्यों हैं? क्या वह उनका अंश हैं?
वह किस प्रकार से उस तत्व पुरुष से, उस द्रव्य रूपी पुरुष से, उस चेतन सत्ता से संबंधित हैं, इनकी व्याख्या जब हम पुरुषों की अनेकता की बात करेंगे। सांख्य दर्शन पुरुषों की अनेकता स्वीकार करता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेल्स की बात करता है। हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेल्स में ये देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के चेतनधारी जीवों की, व्यक्तियों की, चेतन सत्ताओं की, सृष्टि से आबद्ध चेतन सत्ताओं की व्याख्या सांख्य में किस प्रकार होती है। अगले लेक्चर में हम प्लूरैलिटी ऑफ सेल्व्स की बात, पुरुष की अनेकता की बात करेंगे। धन्यवाद।